क्योंकि बड़े दिनों के बाद एक पीएसयू स्टॉक ने आईपीओ के द्वारा ऑलमोस्ट मैजिक कर दिया मार्केट में, और वो है इरेडा। इरेडा का आईपीओ हाल ही में आया था, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। उसके बाद इशू प्राइस से 3x और लिस्टिंग से डबल हो गया है। प्रदीप कुमार दास जो कॉर्पोरेट कॉर्नर में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरेडा की मैनेजमेंट हमारे साथ बात करने के लिए कि आगे आने वाले सालों में क्या कंपनी किस तरीके से उभर के आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अबे हमारे साथ जुड़ने का, धन्यवाद समय के लिए। प्रदीप जी, क्या धमाकेदार लिस्टिंग हमने पीएसयूज में, ऐसी लिस्टिंग और उसके बाद ऐसी फॉलोअप बाइंग सालों से नहीं देखी है। तो मैं आपको, दीपम सेक्रेटरी साहब को और गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई आईपीओ बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर को दिमाग में रख के, शानदार सनराइज सेक्टर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड मैनेजमेंट और आउटलुक, तो ऐसा ही मैजिक बनता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह के डिसीजन लेने के लिए। धन्यवाद अजय जी। प्रदीप जी, ये बताइए, बाजार ये जानना चाहता है कि जब आपने आईपीओ के टाइम पे हमें कंपनी के बारे में बताया था, जी हाँ, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कम्प्लीटली यूनिक है, बाजार को ऐसा लगता है कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया आपने जो बिजनेस मॉडल है वो आगे आने सालों में कितना बड़ा स्केल ले सकता है। 10 लाख करोड़ की डिमांड की बात है ग्रीन फाइनेंसिंग की, अभी आपका 45 अंडर 50,000 करोड़ लोन बुक है। थोड़ा हमें अगर आप तफ्तीश से बताएं थोड़ा डिटेल में कि आपकी कंपनी का शेप एंड साइज आगे आने वाले सालों में कितना बड़ा बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो मैं बताऊं, विश्व स्तर में भारत को भी आरई डेवलपमेंट में अंडर एस्टिमेट किया गया था, और लास्ट 9 साल में 25 गुना वृद्धि सोलार में करके, और ओवरऑल आरई में आज हम 4th पोजीशन हो चुके हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। बहुत जल्दी हम आगे भी और बढ़ेंगे, और जिस रफ्तार से हमारा आरई ग्रोथ हो रहा है और होने का मेन है, देखिए ये सब श्रेय हमारे सरकार को ही जाता है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट कॉप में करना, फिर हमारे माननीय मंत्री जी का लगातार इस पे काम करना, प्लस हमारे माननीय सेक्रेटरी जी का लगातार हमारा जो रिव्यू करके हमें इनपुट देना, तो ये सारे चीजें हम इनपुट लेके किए थे। और 36 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा संस्था नहीं है भारत में जो करता है। एक तो मैं ये बोलूंगा, ये नवीकरण ऊर्जा का बारे में सही जानकारी आम पब्लिक को है नहीं, था नहीं। ये इरेडा का लिस्टिंग का माध्यम से इन्वेस्टर कम्युनिटी का अलावा भी जनरल पब्लिक को भी काफी अच्छा अवेयरनेस मिल रहा है और मिलेगा। और ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर 500 गीगावाट लक्ष्य को पहुंचना है 2030 का पहले, जो हम लोग का पूरा भरोसा है, हमारे मंत्री जी कई बार बता भी चुके हैं कि हम 2030 के पहले इसको पार कर लेंगे, जैसे हमने 2023 का लक्ष्य पार किए थे कप में जो दिया हुआ था। तो अगर हम सिर्फ 2030 का ही बात करें, हम जो एस्टेब्लिश आरई एंड ऑलरेडी इमर्जिंग आरई इसी को ले करीब 30-32 लाख करोड़ का निवेश और होगा। और अगर ई मोबिलिटी और इसका इंफ्रा रिलेटेड जो इवॉल्विंग है उसको जोड़े, और 14 लाख करोड़, लगभग 46 करोड़ का बिजनेस मोटे तौर पे दिख रहा है। और अभी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट नहीं, एनर्जी ट्रांजिशन, डिकार्बोनाइजेशन, तीनों पे एक साथ फोकस किया जा रहा है। और नेक्स्ट स्टेप आएगा सर्कुलर इकोनॉमी, तो उसको तो हम साइड में रख रहे हैं। हम सिर्फ रिन्यूएबल और इससे जो जुड़े हुए उसी पे बात करें तो 46 लाख करोड़ का बिजनेस दिख रहा है। इरेडा लास्ट 36 साल में लगभग 30 साल तक, 27-28 साल तक अकेले ही किया था। तब आरई डेवलपमेंट कंट्री में काफी स्लो था, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब नेशनल स्टेज में होता है और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होता है तो इनिशियल टाइम लगता है। प्लस इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग और लेंडर का सेंसिबल हैंड होल्डिंग। आप अगर लेंडर का सेंसिबल हैंड होल्डिंग देंगे, इरेडा का जैसा कोई संस्था है ही नहीं इंडिया में जो इस तरह किया है। क्योंकि हम 36 साल में लगभग 1,07,000 करोड़ का फाइनेंस किए हैं, और हमारा टोटल क्यूमुलेटिव राइट ऑफ सितंबर तक लेंगे तो 203 करोड़ है। और हमारा अधिक से अधिकतर लोन प्राइवेट सेक्टर में है, और सारे चैलेंजिंग सेक्टर में है। जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसमें वो चैलेंज नहीं नजर आ रहा है। उसमें निम का चैलेंज है, उसमें इन्वेस्टर का कंसर्न है कि आप इतना कम निम क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट डी रिस्क हो चुका है। जब डी रिस्क हो चुका तो निम क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्रोविजन भी कम करना पड़ता है। निम कम रहेगा लेकिन प्रोविजन कवरेज रेशियो कम रहेगा, तो बॉटम लाइन इंप्रूव हो रहेगा।
और एक एसेट बुक को बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे लास्ट 3-3.5 साल में हम लोग काफी फोकस किए थे डिसिप्लिन ग्रोथ, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बैलेंसिंग द एसेट क्वालिटी। आज हमारा सितंबर का आंकड़ा अगर बताऊं, ऑलमोस्ट 62% है एस्टेब्लिश एरी में, जिसमें 80% प्रोजेक्ट कमीशन है। जब 80% प्रोजेक्ट कमीशन होता है तो उसका प्रोविजनल रिक्वायरमेंट बहुत कम रखना पड़ता है, उसमें निम कम मिलेगा लेकिन प्रोविजन का रिक्वायरमेंट कम है। और बाकी जो 32% लगभग है उसमें 18% है प्योरली इमर्जिंग, दैट इज एथेनॉल, सीबीजी, ई मोबिलिटी है, और 20% है स्टेट यूटिलिटी को जिसको चैलेंजिंग मानते हैं। जी प्रदीप जी, अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक साधारण इन्वेस्टर है, आप अप्रिशिएट करेंगे स्वदेश के व्यूअर्स, आप थोड़ा सा बेसिक में बताएं कि बाजार ये मानता है कि प्रदीप जी की लीडरशिप में इरेडा का मुनाफा अगले 3 से 4 सालों में करंट के लेवल से 2-3 गुना हो सकता है, क्योंकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपने बताई हैं ये सब पूरी तरह फिल्टर होके फाइनेंशियल में दिखाई देंगी। क्या ये एक फेयर एस्टिमेट है? क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सामने? देखिए, मेरा कॉर्पोरेट कैरियर जब शुरू किया था तब मैं 92 से 94 एक आईपीओ टीम में रहा था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आईपीओ टीम से जुड़ा हुआ हूँ उस समय से। सरकारी कंपनी में आने के बाद में मैं लास्ट 3-3.5 साल से इस कंपनी में हूँ, और इसमें हमारा आते ही हमने तैयारी किया था, और ये जो तैयारी हमारा 3.5-4 साल का, ये गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल सेक्रेटरी एमएनआरई एंड टू सम एक्सटेंट सेक्रेटरी पावर आल्सो, क्योंकि हमारा काफी मीटिंग क्लोजली और जॉइंटली हुआ है, प्लस हमारे माननीय मंत्री जी है, तो उनसे काफी रेगुलरली लिए। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, कटेसी कॉल ऑनरेबल मंत्री जी से किया था, उन्होंने पहले ही यही बताया था कि आप ये आईपीओ लाइए और आईपीओ को सक्सेस कीजिए, क्योंकि इरेडा का इक्विटी बढ़ाना जरूरी है। हमारा इक्विटी कंस्टेंट आ चुका था लास्ट 3.5 साल पहले, उसका पहले 2-3 साल पूरा स्टैग्नेंट था हमारा वो नेटवर्थ, तो जिसके चलते हमारा लोन बुक बढ़ाने में दिक्कत हो रहा था और एनपीए को मैनेज करने में दिक्कत हो रहा था। और हम जिस तरह का रोड मैप सबमिट किए थे भारत सरकार को 1500 करोड़ निवेश करने के लिए, उसमें जिस तरह का नंबर्स हमने एनविसर्च किया था, दिया था, उस भारत सरकार का भरोसा आया, और इसमें तो हम प्रधानमंत्री जी का आभारी रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा इस क्षेत्र पे फोकस करके आगे करने के लिए करते हैं, तो उन्हीं का दिशा निर्देश पालन हम लोग सभी लोग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई सरकार का फोकस रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने के लिए, तो कमिटमेंट वहां से आ रहा है। हमें तो सिर्फ सप्लाई ऑगमेंट करना है, डिमांड साइड तो हो ही रहा है ना। सप्लाई ऑगमेंट करने के लिए हमें एक डिसिप्लिन अप्रोच करना पड़ेगा। आप देखेंगे हमें मार्केट क्यों इस तरह देख रहा है, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम तो लास्ट 3.5 साल से बेस्ट क्वालिटी गवर्नेंस देने का किया, लास्ट 2 साल से दे ही रहे। आज हमारा वो डाटा, हम तो डेट लिस्टेड है, हमारा डाटा वेबसाइट में हमेशा रहता था। हो सकता है लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिए थे, बट ऑफकोर्स जब आईपीओ होता है पब्लिक को सारा जानकारी होता है, और हमने काफी सारा रोड शो किए थे, तो उसमें हमें काफी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला था। तो उस रिस्पॉन्स का हिसाब से जो मार्केट हो रहा है ऑलमोस्ट ठीक ही हो रहा है जी। नहीं, वो लिस्टिंग के बाद रियल वैल्यू भी अनलॉक होती हुई दिख रही है, आपका स्टॉक प्राइस ही उसी तरह से मूव कर रहा है। लेकिन एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने भी असेट क्वालिटी की बात की, और ये जो रिटेल सेगमेंट में आपका जो रिटेल सेगमेंट में जो फोरे होगा, इससे क्या असेट क्वालिटी पे भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है? किस तरह की यील्ड्स आप देखते हैं, किस तरह की ग्रोथ, और क्या निम्स जो अभी आपके 3.5% है रिटेल डिवीजन में एंटर होने के बाद, ओवरऑल यील्ड्स कैसी होंगी, और साथ ही आपके निम्स कैसे होंगे आगे चल के? मैं इसमें थोड़ा आपको आंकड़ा दूंगा। हमने 30 संस्थाओं का लिया था, बैंक और एनबीएफसी, एचएफसी, डाइवर्सिफाइड गोल्ड लोन, एमएफआईज, इन सब का। अगर नीम और आरओए देखेंगे, नीम 2.8 एचएफसी में है, डाइवर्सिफाइड में 7.9 है, गोल्ड लोन 9.9 है, एमएफआई 10+ है। टोटल इनका करेंगे इंडस्ट्री एवरेज 5.4 है। हमारा देखेंगे ये 3.32 है। तो हमारा नीम हमारा वेरी स्ट्रेटेजिकली रखा गया, जो कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबल हो। दूसरा, क्योंकि नीम बढ़ा करके हमें एनपीए बढ़ाने का कोई मजा नहीं आएगा, और हम एक सेक्टर का अगर मदर फाइनेंस टाइप का रहे हैं 25-27 साल तक, आज एस्टेब्लिश में बाकी कंपटीटर आ रहे हैं, पर इमर्जिंग में हम उसी तरह रोल आगे भी प्ले करेंगे। तो इसीलिए हमें रेस्पॉन्सिबल संस्था के तरह, रेस्पॉन्सिबल हैंड होल्डिंग डेवलपर की तरह हम कर रहे हैं। और आरओए देखेंगे अगर 1.98 है, इज क्वाइट फेयर। हमें आरओए 4.8 गोल्ड लोन में करें
या 3.7 MFI में करें, वो सब नहीं है। जो आप रिटेल का बात किए, हम कोई भी काम ऐसे सडनली नहीं करते हैं इरेडा में। हम साल भर से रिटेल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, टेस्ट किए हैं, क्योंकि हमने 50 करोड़ का एक लाइन ऑफ क्रेडिट छोटा एक एनबीएफसी को दिया, जो ऑलरेडी ई रिक्शा सेगमेंट में कर रहे थे। वहां पे 28 से 34 36% करीब इंटरेस्ट लग रहा था ना। गरीब रिक्शा वाला जिसका कोई बैंकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही चीज है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है ना, वो जो लेंडर देगा उनको, कोई भी बैंक होगा, तो कंसर्न तो रहेगा, चैलेंजेस रहेगा, लेकिन कंसर्न चैलेंजेस को हमें पॉजिटिवली एड्रेस करना है। नाउ माइक्रो फाइनेंस कंपनी या स्मॉल एनबीएफसीज, उनका स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट से बोरो करके सपोर्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक छोटा टेस्टिंग तरह पायलट प्रोजेक्ट की तरह 50 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दिए, लगभग 74,000 ई रिक्शा से ज्यादा होगा। नेट रिजल्ट उसका बताता हूं, जो 28 से 36 हुआ करता था, वो 17.76 में रहा, और हमने कैप लगाया था 18 से ऊपर आप करोगे ही नहीं। ये हमारा सक्सेस हो गया है। अब हम उसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी ये है, हम कभी रिटेल डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा डिजाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का उतना है नहीं। हम तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट में फोकस किए थे, सेक्टर डेवलपमेंट में। ना अभी हम क्या करेंगे, जिस रीजन में जो रीजनल प्रेजेंस जिनका अच्छा है, कमांड अच्छा है, उनको ओपन करेंगे, हम उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। रिव्यू मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आज का दिन में इरेडा में एक्सट्रीमली रोबस्ट है, जो हमारा स्ट्रेंथ है। एवरी मंथ हम अकाउंट रिव्यू कर रहे हैं ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट का, जो नॉर्मली नहीं होता है बाकी जगह में, और एवरी क्वार्टर हम फुल ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करके देते हैं, उसको भी आगे कायम रखेंगे। तो इसको करने के लिए हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, क्योंकि रिटेल एक्टिविटी आप मैनुअल मोड में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल कंसर्न यहाँ पे क्या रहता है, ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा रहता है। ओवरहेड कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। फिनटेक मॉडल लीजिए, या जो भी संस्था आएंगे वो ई मोड में करे, ऐप मोड में मैनेज करे, क्योंकि एवरी डे बेसिस उनको कलेक्शन करना पड़ रहा है। सिमिलरली हमारा जो मार्जिन हम रख रहे हैं नीम इमर्जिंग में, तो हमारा काफी अच्छा मार्जिन रहता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा रहता है तो मार्जिन अच्छा रहता है। बट इस स्पेस में, क्योंकि इट इज अ सोशल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, जो हमारा एस्टेब्लिश एरिया का मार्जिन है लगभग हम वही रखेंगे, थोड़ा जरूरत पड़ेगा कम करेंगे क्योंकि सोशल लाइफ में। बट क्वालिटी प्राइमरी फोकस, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्राइमरी फोकस, अकाउंटेबिलिटी, ये 3 चीज हम रखेंगे। जो ये करने के लिए हम जो नया ऑफिस खुले अभी 6 महीना हुआ लगभग, इरेडा बिजनेस सेंटर, उसको फुल्ली डिजिटाइज किया है। इट इज अ 0 पेपर ऑफिस। हमारा 95 to 97% पेपर कंजम्पशन उस ऑफिस का लास्ट 6 महीने में कम हो चुका है। उससे ये इंडिकेशन हो गया कि दैट वी आर कॉम्पिटेंट रिटेल करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए। तो यही चाहिए रिटेल में। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, या नॉर्मली हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब फार्मर हमारा अन्नदाता है, उनको अगर हम मेन स्ट्रीम रिन्यूएबल में या एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसका एक बाई नहीं देंगे, तो कोई मजा नहीं आएगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इतनी तफ्तीश से हमसे बातचीत करने के लिए, आगे के आउटलुक पे थोड़ी सी लाइट डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका स्टॉक बहुत ही शानदार मूव में है और आगे के भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। रिटेल डिवीजन में कंपनी ने हाल ही में एंट्री किया, जिसके बाद बाजार एक शानदार रिस्पॉन्स भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।